यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्टेप्स जिससे कि हम एक किसी भी वेक्टर को क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देख रहे हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप जो हम देख रहे हैं वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं हम, फिर भी हम इस पूरे वन शॉट वीडियो में हम ये पूरे सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे ताकि एक लाइन से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे चैप्टर का मोस्ट पार्ट खत्म हो चुका है, ओनली फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट। सो यहाँ पे ये सब कवर कर देंगे आज, और आज हम लोग क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो प्लास्मिड होता है, इस प्लास्मिड में कई सारे रीजन होते हैं, और ये जो प्लास्मिड आपके दिख रहा है ये है PBr 322। ठीक है, PBr 322। और ये जो प्लास्मिड है ये नेचुरली अकर नहीं होता, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। ठीक है, बॉलिवर एंड रोड्रिग्विज ने मिलकर, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्लास्मिड को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक प्लास्मिड के पास क्या होता है, हर एक प्लास्मिड के पास एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जिसके वजह से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी अगर रेप्लिकेशन करवाना है तो इस सीक्वेंस पे हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को हम अगर देखते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे चीजों को, तो क्या होगा, रेप्लिकेट होना शुरू होगा। यानी दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सीक्वेंस विच हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के रेप्लिकेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, सो इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। राइट, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरी क्या है, this is a sequence from where replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। यानी अगर हम इस सीक्वेंस के ये जो सीक्वेंस है इसमें अगर हम कोई चेंजेस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अगर हम जो सीक्वेंस करवाते चेंजेस करवाते हैं तो हमारे जो रेप्लिकेशन होगा होस्ट सेल में वो होंगे, रेप्लिकेशन अच्छे से होंगे। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक्ड डीएनए। यानी इसी से डिपेंड करता है कॉपी नंबर। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉपी नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉपी नंबर यानी एक प्लास्मिड जो होते हैं उसके पास कैपेसिटी होते हैं कि 2 में डिवाइड करें या 4 में डिवाइड करें या 100 में डिवाइड करें, ये डिपेंड करता है। और इसी डिवीजन को, इसी कॉपीइंग को हम कॉपी नंबर कहते हैं कि एक हमारा जो सेल है वो कितना कॉपी में डिवाइड कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉपी नंबर कहेंगे। ठीक है, और so if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। so अगर हमें मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करना है जीनोम ऑफ इंटरेस्ट को, तो हम ऐसे वेक्टर में डालेंगे जहां पे कॉपी नंबर क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो ये था हमारा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम बात करें सेलेक्टेबल मार्कर का, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, यानी अगर हमें पता करना हो कि जो हमने वेक्टर डीएनए में, हमने वेक्टर में क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ मटेरियल को हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो ये इसको बनाया है रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ठीक है, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे, कई सारे ऐसे सेल होंगे जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होगा और किसी में नहीं होगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लास्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमें पता लगाएगा, जो हम इन दोनों के बीच में से जो हमें चाहिए वो सेलेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। यानी एक तरह से ये हाइलाइटर है, एक तरह से क्या है, ये हाइलाइटर है। मान लीजिए कि ये हमें क्या कर रहा है, इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम हमारे स्क्रीन के ऊपर के सर्च बार होता है, सर्च बार यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है बट सर्च बार होता है, उस सर्च बार में अगर हम डालते हैं प्रोसीजर, तो जहां जहां प्रोसीजर होगा वहां वहां क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा येलो कलर से या ब्लू कलर से, जो भी हाईलाइटर हो, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ प्रोसीजर यहाँ पे है। राइट, हमें वो हाईलाइट कर देगा।
सिमिलरली तो क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है, ये सिलेक्शन है यहाँ पे, ये सिलेक्ट करके हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये टर्म है जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है, तो ये हाईलाइट किया यहाँ पे, ये हाईलाइट किया यहाँ पे। सिमिलरली तो ये क्या किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर, इसी तरह से ये काम करते हैं, सेलेक्ट करने का काम। अब in addition to ORI, the vector requires a selectable marker in which helps to identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना कि ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहेंगे। हमने कहा था कि हम आपको अलग से बताएंगे, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट हम किसको कहेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहेंगे, क्योंकि आगे हम कुछ चीजें बार बार इस टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बार बार इस टर्म का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, और इसके अंदर अगर हम प्लाज्मिड डीएनए डालते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, प्लाज्मिड डीएनए डालते हैं, तो अगर ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी अगर ये प्लाज्मिड डीएनए हमारे बैक्टीरिया के अंदर या सेल के अंदर पहुंच गया, एंटर कर गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये बैक्टीरिया क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, ये क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो जिस बैक्टीरिया पे हो गया, ठीक है, जिस बैक्टीरिया पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो क्या है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। आई बात समझ में। और अगर और अगर ये एक हमारा सेल है और इसके अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह का प्लाज्मिड, और ये अंदर नहीं जा रहा है, यानी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सेल, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इनको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बोलो आई बात समझ में, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हम क्लोनिंग वेक्टर, यानी जब हम वेक्टर को क्लोन करेंगे, जब हम इस वेक्टर पे हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और ये जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये रेप्लिकेट कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें अपना अपन का जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा और यहाँ पे होगा। सो ये हमें चाहिए, तो हमें मार्कर की जरूरत है ताकि बताए इसमें से कौन सा जो सेल है वो हमारे लिए काम लायक है और कौन सा बिना काम का है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट के बीच का डिफरेंस और इन दोनों में दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप बताया, ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, यानी अगर प्लाज्मिड डीएनए को या इस डीएनए को अंदर हम उस बैक्टीरियम के अंदर डालें, उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और अब ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट हो गया और यहाँ पे जब नहीं गया है इसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। The normal E. coli cells do not carry resistant against any of these antibiotics। यानी हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं हम, एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक किसको कहेंगे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम किसको कहेंगे, एक ही टर्म है, हमने सेपरेट कर दिया। तो बायोटिक के अगेंस्ट में जो काम करे, ठीक है, बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल, ठीक है, यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये बैक्टीरिया की तरफ है, बैक्टीरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये बायोटिक, मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के खिलाफ।
तो बैक्टीरिया के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको कहेंगे एंटीबायोटिक। यानी मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें हमें दवा दिया जाएगा एंटीबायोटिक, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ है वो एंटीबायोटिक जाएगा और उसको मार देगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक का आविष्कार भी एक तरह के हम कहें तो गलती से हो गया है ना। एक साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे थे, कुछ कल्चर कर रहे थे बैक्टीरिया को, तो वहां पे जो है उन्होंने देखा कि उनके कोने में कंटामिनेशन था, वहां पे एक मोल्ड ग्रो किया था और उसके आस पड़ोस में कोई भी बैक्टीरिया नहीं नजर आ रहा है। तब उनको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला कि वो ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, बैक्टीरिया मर जा रहा है। तब उन्होंने उस केमिकल कंपाउंड को, उस केमिकल सब्सटेंस को एंटीबायोटिक का नाम दिया, ठीक है। और ये क्या है, एंटीबायोटिक बना। तो एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता या फिर किल कर देता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन किसी भी बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है, अगर होता तो बैक्टीरिया कोई काम ही नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसके बॉडी में उसका जो प्लाज्मिड होते हैं, उसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसमें क्या नहीं होता है, उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या नहीं होता, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो PBR322 आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। तो ये आर्टिफिशियली डिजाइंड क्या है, प्लास्मिड है, जिसमें कि ये दोनों रेसिस्टेंट जीन्स को डाला गया है। यहाँ पे डिफरेंट साइट्स है, साल वन देख रहे हैं, ये साल वन जो देख रहे हैं ये क्या है, ये साल वन भी एक तरह का क्या है, ये रिकग्निशन साइट है, ठीक है। ये साल1 साइट है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो यहाँ पे आकर कट करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो BAM-HY यहाँ पे आकर कट करेगा। तो अलग अलग साइट्स है, हिंद 3 का है, CLA1 का है, ECOR1 है, PVU1 यहाँ पे कट करेगा, PST1 यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, PVU2 यहाँ पे कट करे। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कि अलग अलग जगहों पर ये कट करेंगे अपना, ठीक है, कट करके वहां पे फ्रैगमेंट्स बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो हमारा बना है ये आर्टिफिशियली बना है, लेकिन नॉर्मली कोई भी बैक्टीरिया के पास ये खुद के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। खुद के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते हैं।
ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है। इसमें क्या है, हमने फॉरेन डीएनए को अटैच किया और ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है और ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हमने दोनों डाला, और हमने एक कंटेनर लिया जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन डाला। ठीक है, जैसे ही हमने इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के पास, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के पास हमने जैसे ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ये क्या हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन अब इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। और इसी प्रोसेस को कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी यहां पे कुछ सीक्वेंस हमने देखा, ठीक है, यहां पे क्या देखा, कुछ सीक्वेंस हमने देखा कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, और ये कौन सा सीक्वेंस है, ये मान के चलिए कि ये सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये अगर प्रोटीन में बनता है, ये अगर ट्रांसलेट होता है तो क्या बनेगा, टेट्रासाइक्लिन ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि टेट्रासाइक्लिन को एंटीबायोटिक को रेसिस्ट कर देगा, उसका काम नहीं करने देगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहेंगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में काम करेगा। यानी टेट्रासाइक्लिन कितना भी एक्ट कर ले, ये प्रोटीन क्या करेगा, उसको बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं डालने देगा। ठीक है, और इसीलिए ये जीन को कहेंगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ये जीन अगर कोड होता है तो क्या होगा, ये ऐसा प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब कर दें, इसको क्या कर दिए, हमने डिस्टर्ब कर दिया, यानी इसके बीच में हमने इसको कुछ अमीनो एसिड को हमने हटा दिया और कुछ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगा दिया। ठीक है, जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया तो ये क्योंकि पूरा कंप्लीट सीक्वेंस नहीं बन पाया, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, जैसे ही हमने इंसर्ट किया वो क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई बात समझ में, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। यानी जैसे हमने जीन डाला, इंसर्ट किया, वो पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या हुआ, वो इनएक्टिवेट हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। हमने इस वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन के इस मीडियम के अंदर डाला, तो यहाँ पे ठीक है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो जिनके पास दोनों होगा। कुछ ऐसे, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर हैं जिनके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड नहीं है, तो दोनों रहेगा इसमें। जब इस मीडियम में हम दोनों डालेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होगा जिसमें प्रेजेंट होगा, यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और बाकी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बाकी मर जाएगा। यानी हम अब क्या करेंगे, हम अब इस्तेमाल करेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे मर चुका है और नॉन रिकॉम्बिनेंट बच गया है। ठीक है, अब इससे क्या हम कर सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि हमारे जो टेट्रासाइक्लिन है, हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते ही, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते ही ये क्या हुआ, ये मर गया। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, किसके मदद से, टेट्रासाइक्लिन के मदद से। यानी टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंट जीन पे डालते ही ये मर गया। सो उसके मदद से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। सो ये इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। आई बात समझ में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लोनिंग साइट्स का, तो क्लोनिंग साइट, in order to link the alien DNA, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site। हमने ऑलरेडी बताया था कि अगर एक हमारा डीएनए है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए में अगर बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट हैं, अगर मान लीजिए यहाँ
पे एक रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे एक साइट है, यहाँ पे एक साइट है। तो जब हमारा एंजाइम आएगा, जब हमारा एंजाइम आकर इसको क्या करेगा, इसका मुआयना करेगा, ठीक है, जब इसका आके मुआयना करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक कट लगाएगा, यहाँ पे एक कट लगाएगा, यहाँ पे तो डिफरेंट फ्रैगमेंट बनेंगे। अगर डिफरेंट छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए तो वहां पे हम रिकॉम्बिनेंट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन काम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक वेक्टर पे एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, इसको हम कहेंगे रिकॉग्निशन साइट, है ना, रिकॉग्निशन साइट, तो हमारे एक वेक्टर पे अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट हो तो बेहतर है, एक से ज्यादा होगा, ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जीन क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है, इसीलिए एक ही होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट, पहली बात। दूसरी बात, जो एलियन डीएनए है ये कहाँ पे लाइगेट होता है, लाइगेशन का मतलब होता है अटैच कराना, कहाँ पे लाइगेट होता है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट पे होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट पे। यानी देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो यहाँ पे कट लगाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए अटैच हो, ठीक है, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यहाँ पे हो सकता है कट लगा के यहाँ पे फॉरेन डीएनए हो। तो जो भी होता है वो कहाँ होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही होता है, ठीक है, चाहे वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट में हो या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट पे हो, ठीक है, कहीं पे एक जगह पे क्या हो, वो कट लगा सकता है और वहां पे वो हमारा एलियन डीएनए लाइगेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if you can ligate a foreign DNA at a BAMH1 site of tetracycline resistant gene in vector PBR322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on ampicillin containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics in case the one antibiotic resistant gene. ठीक है, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, मान लो कि हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें यहाँ पे समझना है कि ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया है और फिर से एक बार हम यहाँ पे बताते हैं। एक हमारा वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर, एक वेक्टर है यहाँ पे जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहलाएगा। और ये अगर अगर ये बैक्टीरियल सेल इसको ले लेता है, यानी इसके अंदर अगर बैक्टीरियल सेल इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ले लेता है तो ये अब कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। यानी ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड और ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और अगर हमारा वेक्टर, ठीक है, हमारा जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर है नंबर 2, इस वेक्टर पे अगर इस वेक्टर पे कोई रिकॉम्बिनेंट यानी डीएनए हमने अटैच नहीं कर पाया तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। और अगर ये डीएनए यहाँ पे ले लेता है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बोलो बात आ रही है समझ में, ठीक है। यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बना और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बैक्टीरिया ले लिया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। और वहीं ये तो वेक्टर हमने ये ले लिया बैक्टीरिया तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट कहलाया, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, यानी देखिए यहां पे ये वेक्टर है और ये वेक्टर
के ऊपर हमने क्या किया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये नॉर्मल सा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अगर हम ऐड करते हैं बैक्टीरियल सेल में और अगर ये ले लेता है तो इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ये ट्रांसफॉर्मेंट ले लिया तो इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसीलिए हम इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। वहीं यहां पे देखिए, यहां पे कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पे अटैच नहीं हुआ, ये नहीं बना है, यहां पे कोई फॉरेन डीएनए अटैच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया क्योंकि ये प्लाज्मिड डीएनए ले लिया अपने अंदर, तो ये कहलाएगा बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। बट क्योंकि ये जो वेक्टर डीएनए है, वेक्टर है, इस पे कोई भी फॉरेन डीएनए अटैच नहीं है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेंट को हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आई बात समझ में, बोलिए आई बात समझ में, इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये बात आ गई समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ऐसा वेक्टर है जिसपे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के ऊपर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमने जो लिया यहाँ पे वो लिया बाम एचआई, और बाम H1 कहाँ पे, बाम H1 कहाँ है, बाम H1 है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के ऊपर ही इसका रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी जो हमने बाम H1 लिया है, यानी ये क्या जाके कट करेगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पे जाके कट लगाएगा और वहीं पे हमारा फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है बाम H1, तो जब बाम H1 हमने रेस्ट्रिक्शन साइट लिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, तो ये कहां पे जाके कट लगाएगा, ये बाम H1 के रेस्ट्रिक्शन साइट पे जाके कट लगाएगा, और बाम H1 का रेस्ट्रिक्शन साइट कहां है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के रीजन पर है, तो ये क्या करेगा, यहां पे जाके कट लगाएगा, तो जब यहां पे जाके कट लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी अब ये वेक्टर क्या किसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन को, यानी अब रेसिस्टेंट नहीं रह गया है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं रह गया है, लेकिन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कट नहीं लगा है, यहाँ पे जीन इसका सुरक्षित है, ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे सुरक्षित है। अब अगर ऐसे जीन को, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रीजन है वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन है और ये सुरक्षित है, तो इस वेक्टर को अगर हम ऐसे मीडियम में डालते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक मीडियम लेंगे, एक मीडियम लेंगे जिसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन भरा पड़ा है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, भरा पड़ा है, राइट, तो हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को इस मीडियम में डालेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पे ये नहीं रह गया है, यानी हमने इस फॉरेन डीएनए इसमें ऐड कर दिया है, तो जब हम इस वेक्टर को इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे जितने भी हम डालेंगे ऐसे वेक्टर जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन पे है, वो सारा यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यानी अब
ये इस वेक्टर को हम वेक्टर एज इट इज वेक्टर तो डालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे बैक्टीरिया में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, कुछ इस तरह से भी होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। तो वो सारा मिक्स यहाँ पे हमने डाला। डालते वक्त हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज हैं वो मर गए, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो बच गए, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बच गए। नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी क्या हो गए, वो तो बच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है, वो भी मर गए। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने लिया एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम, इसमें क्या है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हमने ऐड करके एक मीडियम तैयार किया है, ठीक है, एक मीडियम तैयार किया है। अब इस मीडियम के अंदर क्या टेट्रासाइक्लिन है, और यहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरियल सेल ऐसा कुछ सेल हैं जिनमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है टेट्रासाइक्लिन पे, यानी अब ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट नहीं रह गए, ये हो गए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो नहीं है, नॉर्मल डीएनए है, बट ये क्या है ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये हो गए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेंट है ही नहीं, ये टोटली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे उसमें नॉर्मल हमारा सेल होगा, नॉर्मल सेल होगा, ठीक है, नॉर्मल सेल होगा, इसमें ये रेसिस्टेंट जीन या नॉन रेसिस्टेंट जीन कुछ होगा नहीं, यानी ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। तो ये किसी भी एंटीबायोटिक के अंदर डालेंगे तो ये मर जाएगा। और इसमें देखिए इसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसमें डालते हैं तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये बच जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्योंकि अगर हम सब इसमें डालते हैं, सब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन अफेक्टेड नहीं हुआ है, इसमें अवेलेबल है। तो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता इसके पास है, तो ये लड़ लेगा और ये बच जाएगा। ये मर जाएगा क्योंकि इसमें दोनों रेसिस्टेंट, कोई भी रेसिस्टेंट जीन इसमें नहीं है, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और इसमें देखिए ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के पास हमने ऐड किया है, यानी हमने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर दिया है, तो ये भी मर जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ ये बचेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। सेम अगर हम सेम चीज अगर हम इसको इस मीडियम को चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं इस मीडियम को चेंज कर देते हैं, और हम मीडियम को क्या करते हैं, हम मीडियम को रखते हैं एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट मीडियम। क्या रखेंगे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट मीडियम हमने रखा, ठीक है। इस मीडियम के अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां तक समझ में आ गई बात? ये कौन सा बचेगा, ये बच जाएगा, ये दोनों मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें क्या होगा, एम्पिसिलिन हम डालेंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हम डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डाला था टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे डालेंगे एम्पिसिलिन, और सेम ये तीनों हम इसमें ऐड करेंगे, सेम तीनों टाइप के सेल्स हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब बताइए रिजल्ट क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें तीनों में से ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 2, तीनों में से कौन बचेगा कौन मरेगा, चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से आंसर दीजिए। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए।
किसी का आंसर नहीं आ रहा? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर आंसर दीजिए। इतना सिंपल चीजें हमने, इतना सिंप्लीफाई करके हमने बताने की कोशिश किया है, समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, बट भाई आप लोगों के लिए हम वेट करें, उससे अच्छा हम भी बता दें। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसके अंदर है। सो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन पे हमने एक्टिव डाला है, एम्पिसिलिन पे नहीं, तो ये बच जाएगा। सॉरी, ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा ना, नहीं बच जाएगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इसके पास है और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में ये लड़ लेगा, सो ये बच जाएगा। यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंट जीन है तो ये भी बच जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों नहीं है तो ये मर जाएगा। सो नंबर 1 बचेगा, नंबर 2 बच जाएगा और नंबर 3 यहाँ पे मर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो वही यहाँ पे दिया है कि अगर हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, सो अगर हम क्या करते हैं, अगर टेट्रासाइक्लिन में डाले तो ठीक है, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो ग्रो करेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, यानी ये ऐसा है जो दोनों में ग्रो करेगा, है ना। ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले में भी ग्रो करता है और एम्पिसिलिन में भी ग्रो करता है, ठीक है। इन दिस केस ऑन वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें हमने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, इसको हमने, इसको हम आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion। लेकिन हमने देखा टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन में एडिशन किया, सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, ये प्रोसेस के बारे में बता रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में बता रहा है, यानी उसको हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, और इससे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद हुआ। ठीक है, ऑल राइट, ओके। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कम्बरसम प्रोसीजर। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है, कि रिकॉम्बिनेंट को हम इनएक्टिवेट करें उसके बाद हम बनाएं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, और उसी के लिए एक छोटा सा डिफरेंट अल्टरनेटिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अल्टरनेटिव मेथड एक बनाया गया है, ठीक है, एंटी अल्टरनेटिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। यानी अब यहाँ पे कलर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या था कि हम दूसरे रेसिस्टेंस जीन पे ऐड करें, उसको इनएक्टिवेट करें, फिर हम इसको प्लेट मीडियम में डालें, फिर हम इसको रन कराएं, फिर इसमें हम देखें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस एक ऐसा है कि हम कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यानी यानी कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। क्रोमोजेनिक यानी कलर गिविंग, कलर गिविंग सबस्ट्रेट। क्या होता है, हमारे जो जीन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जीन होते हैं वेक्टर में, कुछ ऐसे हमारे डीएनए में, कुछ ऐसे हमारे डीएनए में नहीं, मतलब नॉर्मली डीएनए में जेनेटिक यानी हमारे जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे जीन हैं जो कि कलर देते हैं, है ना, कलर गिविंग है, कलर गिविंग है। जैसे कलर गिविंग तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसे जीन हैं जो प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन होगा एक तरह का एंजाइम, एक तरह का क्या होगा, एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसिडेस, ये एंजाइम है। ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम
इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है और ये एक प्रोडक्ट बनाता है। आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, उसमें क्या है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट है। यानी सबस्ट्रेट के साथ एक एंजाइम जुड़ेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है यानी ये कलर गिविंग सबस्ट्रेट है, इसके साथ जब ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेस ये जब ऐड होगा तो क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट क्या है, ब्लू कलर। वो प्रोडक्ट क्या है, कलर, यानी ये कलर प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर हम ऐसा जीन लेते हैं जो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे ब्लू कलर बनाएगा। और ऐसे जीन जहां पे ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं बीटा गैलेक्टोसिडेस, तो वहां पे क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। यानी यहाँ पे कलर क्या दिया दिया जाएगा, व्हाइट कलर होगा। तो अगर हम प्लेट लेते हैं और उसमें हम इस जीन को हम अटैच कर देते हैं, तो कुछ हमें कुछ किस तरह के सीक्वेंस देखने को मिलेगा, हमें जो वहां पे स्ट्रक्चर दिखेगा वो ब्लू 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 का डॉट कुछ दिखेगा, और बाकी एरियाज पे व्हाइट व्हाइट का डॉट दिखेगा। हम यहाँ पे व्हाइट नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए हम आपको ब्लैक का दिखा रहे हैं, ब्लैक 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 में दिखेगा। यानी हम इससे हम पता लगा सकते हैं जो ब्लू कलर दिख रहा है वो वहां पे क्या है, वो वहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, वहां पे वो जीन है। और जो व्हाइट कलर का बना है वहां पे वो जीन नहीं है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जिसपे वो जीन है वो रिकॉम्बिनेंट है, जिसपे जीन नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस नहीं किया व्हाइट कलर ब्लू कलर, जो व्हाइट कलर प्रोड्यूस किया वो रिकॉम्बिनेंट, और जो ब्लू कलर प्रोड्यूस किया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, देखिए दिस रिजल्ट्स इनटू एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ ऐड करके इसको इनएक्टिवेट कर दिया, जिससे वो क्या हुआ, ब्लू कलर प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर हमने इसमें इंसर्ट नहीं किया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, ब्लू कलर का प्रोडक्शन करेगा। यानी यहाँ पे जो बनेंगे वो ब्लू कलर के डॉट जो बन रहे हैं वो क्या है, उनमें कोई इंसर्ट हमने नहीं डाला, फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया। लेकिन अगर इंसर्ट है तो क्या करेगा, वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के वजह से वहां पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब उस वेक्टर को जिसपे कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे। सो इस तरह से हम इस एक सबस्ट्रेट के मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कंपेयरिंग टू दीज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एंड इंसर्शनल एक्टिवेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये हमारा जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला जो प्रोसीजर है वो सिंपल प्रोसीजर है, इजी प्रोसीजर है। आई बात समझ में? यस, आई बात समझ में? अब इस पैराग्राफ में क्या दे रहा है, इस पैराग्राफ में दे रहा है कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग क्लोनिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मली मान लीजिए कि एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, हमारे जो रेट्रोवायरस होते हैं जो कैंसर फैलाते हैं एनिमल्स में, सॉरी, जो एनिमल्स में कैंसर फैलाते हैं उनको हम कहते हैं रेट्रोवायरस, है ना। रेट्रोवायरस क्या करते हैं, वो कैंसरस सेल होते हैं, बनाते हैं। तो वो रेट्रोवायरस क्या है, एक तरह के वायरस हैं। तो उनमें जो वो क्या करेंगे, वो जाकर हमारे खुद के बॉडी के जीन में, खुद के बॉडी के डीएनए में इंसर्ट हो जाएंगे, और अपना डीएनए, अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेंगे, अपना मल्टीप्लीकेशन वहां पे करने लगेंगे। लेकिन वही अगर बात करिएगा प्लांट का, तो वहां पे होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक पैथोजन है जो कि क्या करता है, टी डीएनए के मदद से ट्यूमर फॉर्मेशन करता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट के लिए कौन सा है, प्लांट के लिए है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमीफेशियंस। ये क्या करता है, ये प्लांट में ट्यूमर फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ टी डीएनए। यानी हमारा जो नॉर्मल प्लांट सेल का डीएनए है उसके अंदर क्या करेगा, ये टी डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और इसको इंसर्ट करने के बाद ये जो प्रोटीन बनाएगा, ये जो प्रोटीन बनाएगा केमिकल, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि एक बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो, ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सिन साइटोकाइनिन यानी ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा और सेल जो है वो डिवाइड होने लगेगा, 2 में, 2 से 4 में, 4 से 6 में। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो इसमें टीडीएनए जो ऐड किया है इस बैक्टीरिया ने, पैथोजन ने, वो भी इसमें आता जाएगा, हर सेल में आता जाएगा, यानी क्लोन करता जाएगा। सो ये एक तरह का ट्यूमर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट में होता है। सिमिलरली हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं, ठीक है, यानी हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं एनिमल्स में, रेट्रोवायरस क्या होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, ठीक है। हमारे खुद के डीएनए को मल्टीप्लाई इन्फेक्ट करके उसमें अपना डीएनए इंसर्ट करके वो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ट्यूमर फॉर्म कराते हैं और कैंसर फॉर्म कराते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग जीन को उठा के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम उठा के, उसमें जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है यानी उसमें डिजीज कॉजिंग जो प्रोटीन्स है उसको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं और अपना खुद का जीन इंसर्ट कर सकते हैं और अपना इंसर्ट करके अपने फायदे के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऐसा होता आ रहा है और दैट इज व्हाट गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। एक बार रीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्या कर लीजिएगा, रीड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज है जो हमने बताया, सेम चीज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा लास्ट रहेगा इस चैप्टर के लिए भी और इस सेशन के लिए भी, ठीक है। और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी हम क्या कर रहे हैं कि सेल को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, राइट। कैसे कॉम्पिटेंट बना रहे हैं हम, हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें एक जो एंड होता है फॉस्फोरिक एंड, ठीक है, फॉस्फोरिक एंड, यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए मॉलिक्यूल, और हमारा ये नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। और हमें पता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं उनकी एंट्री नहीं मिलती है। तो ऐसे हम सेल को, ऐसे सेल के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम डालेंगे, डीएनए को हम कैसे डालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। हम कैल्शियम के मदद से इस सेल को, इस बैक्टीरियल सेल के जो मेम्ब्रेन है, इस सेल को हम कॉम्पिटेंट बना देंगे, यानी ऐसा बना देंगे जिससे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली इसके अंदर हम डाल सकें। कैसे, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम कैल्शियम से ट्रीट करेंगे। कैल्शियम क्या है, एक डाइवैलेंट कैटायन है, क्या है, एक डाइवैलेंट कैटायन है, यानी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, कैटायन है। अब वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारा एक जैसे लिपोपॉलीसैकेराइड होगा, लिपोपॉलीसैकेराइड के साथ क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और वो अटैच होने के बाद ये जो बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, और उसी के थ्रू क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पोर्स बने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उस सेल को हम पहले आइस में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आइस से निकालकर तुरंत उसको हीट कर देंगे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको क्या करेंगे, आइस में रखेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, और इसी तरह से करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से क्या नहीं हो जाए, पूरी तरह से उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ना ले, ठीक है। इसी को कहते हैं हीट शॉक मेथड, इसको क्या कहते हैं, हीट
शॉक मेथड, यानी पहले हम उसको आइस में डालेंगे, कोल्ड हीट, ठीक है। तो कोल्ड हीट के तरह उसको हम देते रहेंगे बदल बदल के जब तक वो लेना ले, तो उसको कहेंगे हीट शॉक मेथड। ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम होस्ट के अंदर हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं। दूसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा मेथड क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। ये क्या है, ये एक तरह का इंजेक्शन, जैसे हम सेल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नीडल के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और हम इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। दूसरा होता है, तीसरा होता है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, यानी एक गन की तरह होता है। क्या होता है, गन की तरह होता है, ठीक है। क्या होता है, गन की तरह होता है, और हम क्या करते हैं इसमें गोल्ड और टंगस्टेन के मदद से, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल का इस्तेमाल होता है वो होता है गोल्ड और टंगस्टेन। इस मॉलिक्यूल के मदद से इससे हम माइक्रो पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, कोट करके हम उसके अंदर हाई वेलोसिटी के स्पीड से हम उसके अंदर गोली दाग देंगे अंदर सेल के अंदर, और सेल के अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। एकदम एज इट इज गन जैसा ही होता है, और गन जैसा ही ट्रिगर भी होता है, और ट्रिगर कर दिया जाता है अंदर, और ये अंदर चला जाएगा गोल्ड और टंगस्टेन के मदद से, ठीक है। इसको कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड, ठीक है। और ये जो लास्ट मेथड यूज्ड है वो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। सो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं जिससे हम उस वेक्टर को हम होस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो ये था हमारा फीचर्स जिससे क्लोनिंग वेक्टर को फैसिलिटेट किया जा सकता है, ठीक है। क्लोनिंग किया जा सकता है वेक्टर के अंदर, और उसके बाद वेक्टर को हम किस तरह से बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल सकते हैं, कैसे उसको हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे वो हमने देखा, राइट। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर और आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर हो गया खत्म, पढ़कर देखिए एनसीईआरटी, कोई भी डाउट हो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।